हे गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर सेकंड है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, मतलब पाठ्यक्रम विकास और आकलन, इनसे रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन लगती है या फिर गड़बड़ी लगती है, उसके लिए आप लाइव चैट या फिर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले आपको 6 वीडियोस दिए जा चुके हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। वहां से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और ये उसका पार्ट नंबर 7 है और इसमें पूरा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड पेपर का। अब जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म हो ही गया है, डिस्क्रिप्टिव भी आप पढ़ लीजिए, जिससे कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फटाक से आंसर दे करके जरूर से आएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, मतलब 16 नंबर टॉपिक से। 16 नंबर टॉपिक है सहभागी समूह व शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता का आकलन और छात्र द्वारा स्व आकलन, मतलब असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफिशिएंसी बाय टीचर एंड पेयर ग्रुप एंड सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। इससे पहले आपको 15 जो टॉपिक्स थे उनको अच्छे से क्लियर कराया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है। तो किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता को प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? कौशल का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण व्यवसाय किसके सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय जो हैं ये शिक्षकों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में डालते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रभावी अध्यापकों को शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने हेतु किससे परिपूर्ण होना आवश्यक है। तो जो प्रभावी अध्यापक होते हैं इनको शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने के लिए कौशल और दक्षताओं, इन दोनों से परिपूर्ण होना आवश्यक होता है। तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन अपने कार्यों और छात्रों के बीच संबंधों को समझ सकता है। तो इसमें से जो हमारा प्रभावी अध्यापक होता है ये अपना जो वर्क होता है और जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको बहुत अच्छे से परख सकता है और समझ सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आजकल हमारा उद्देश्य कैसी शिक्षा प्रदान करना है, प्रभावी, जन, पूर्ण या फिर सीमित। तो इसका करेक्ट आंसर है जन शिक्षा। आजकल जो हमारा उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करने का वो होता है कि हम सभी को जन शिक्षा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जिन अध्यापकों की ज़रूरत है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें जिन अध्यापकों की ज़रूरत है उनको सही प्रशिक्षण के हेतु प्राप्त किया जा सकता है और सही शिक्षा के हेतु प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण और प्रशिक्षण में दक्षता किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण में जो दक्षता होती है वो कौशलों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी बात आपको बोलनी है जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ये सिलेबस यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड का, और जो फर्स्ट के पेपर बचे हैं, फर्स्ट के टॉपिक्स बचे हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको भी कल तक पूरा या फिर आज शाम में ही आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो हिंदी पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। अब रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश का मटेरियल गाइज इतना मिल नहीं पाता है, बट जो हम एनालिसिस करके मैं बना रही हूँ उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप हमारी टेलीग्राम के लिंक से जरूर से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा तो आपको PDF जरूर से दे दी जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो इंग्लिश का आपका लेक्चर होएगा वो मैं लेक्चर तो दूंगी ही, अगर नहीं दे पाऊंगी इन केस, वैसे 99% है कि मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगी, अगर नहीं तो 1% बदल सकता है 99 में, तो आपको दे दिया जाएगा PDF उसमें
टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से आप टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अगर कभी कभी होता है कि जो लिंक दी जाती है डिस्क्रिप्शन में वो नहीं काम करती, तो प्लीज़ आप दूसरा वीडियो जो है वो खोल करके देखिएगा, तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब जो वो लिंक होती है वो रिलोड नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उस पर जब अपडेट रहेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जो भी हमारी हिंदी से रिलेटेड पीडीएफ है, इंग्लिश से रिलेटेड पीडीएफ है, सब कुछ वहाँ पे मटेरियल मिलेगा। अब जो आपको डिस्क्रिप्टिव बताया जाएगा वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अच्छे से समझिए, हर एक चीज़ समझिए। थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ, इस चक्कर में टाइमली आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, बट फिर भी आपको सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं सर के द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इंग्लिश वाले बिल्कुल मत परेशान होइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश वाले बहुत परेशान हैं। हम लोग भी आपके लिए परेशान हैं कि आपका मटेरियल मिल नहीं पा रहा है हमें। फ़िलहाल तो कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ही प्रोवाइड करा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम है परिपूर्ण, असीमित, जटिल प्रक्रिया या फिर सेवा। तो शिक्षण अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? जटिल प्रक्रिया। देखिए ये बहुत ही ईजीस्ट क्वेश्चन है, और इतने मतलब अगर आप सोचते इतने ईजी आएंगे तो ये ईजी नहीं, आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको ईजी लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें कॉलेज या स्कूल में देखते हैं, है ना, तो इस वजह से हम लोग को इजी लग रही हैं। तो आप लोग बस अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करने वाले दे दिए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधि है पाठ का प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट पर लिखना, ए और बी दोनों, या फिर चित्र फाड़ना। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना और श्यामपट्ट पर लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि अध्यापक के लिए कक्षा में विश्वास पूर्वक पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो कक्षा में विश्वास पूर्वक पढ़ाने के लिए अध्यापक के लिए ज्ञान की जो आवश्यकता होती है वो 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। लिखा गया है 11 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है। इनमें से कौन अध्यापक के लिए ज्ञान नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों एवं अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान, शिक्षण कार्य नीतियों का ज्ञान, या फिर व्यवहार का ज्ञान। यहाँ पर लगा हुआ है नॉट। क्या लगा हुआ है? नॉट, नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहार का ज्ञान। इसमें लिखा है कि उनको व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, अध्यापक के लिए व्यवहार का जो ज्ञान है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार का ज्ञान। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण या कार्यशालाओं से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त अवसरों में किस रूप में देने की आवश्यकता होती है। तो ये जो व्यवहारिक रूप होता है इस रूप में देने की आवश्यकता होती है। ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि किससे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों की भी जानकारी हो। तो ये अध्यापक जो होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के बाहर के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में भी नॉलेज हो। नेक्स्ट है कि विस्तृत ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को किन लोगों से सम्मान मिलता है। अपने सहकर्मियों से, समाज के लोगों से, ए और बी दोनों से, या फिर दलालों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सी नंबर है, ए और बी अपने सहकर्मियों से और जो समाज के लोग होते हैं उनसे। ये जो विस्तृत ज्ञान होते हैं, विस्तृत ज्ञान रखने वाले जो प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं उनको इन लोगों से सम्मान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाओं में किससे सलाह मशवरा किया जाता है। तो इसमें जो शिक्षक होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती हैं तो इसमें सलाह मशवरा मतलब कि किससे सजेशंस लिए जाते हैं। तो शिक्षक जो होता है उससे सजेशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जो टीचर है, अध्यापक है, इससे किस जानकारी की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो समाज की चोरी, कोई भी अध्यापक है वो समाज की चोरी नहीं सिखाता है ना। तो अध्यापक से समाज की चोरी की जो अपेक्षा है ये नहीं की जाती है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की सरकार एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है। तो सरकार जो है ये एक प्रशिक्षित शिक्षक को क्या बनाने हेतु निवेश प्रदान करती है। तो ज्ञानवान और प्रबुद्ध ये दोनों बनाने हेतु निवेश को प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेता नहीं होएगा, नेता पे मत लगाइएगा। ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है, तो सी नंबर राइट है।
लिखा है कि आज शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है। जो प्रेजेंट है, हमारा जो प्रेजेंट टाइम चलता है, वो शिक्षक जो है हमारा, उनके सामने किस तरह का दायित्व है, कैसा दायित्व है। तो उनका जो दायित्व होता है चुनौतीपूर्ण होता है। कि कैसा चुनौतीपूर्ण, कि हाँ उनकी जैसे कि अब कल आता है तो क्या शिक्षक बोलते हैं कि हाँ हमें कल ये सारी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। तो कल जब आ गया, जैसे कि आज के दिन है, तो वो क्या करते हैं कि हाँ आज जो दिन है उसमें ये चीज़ें करनी है, ये काम करना है, स्टूडेंट्स को ये बताना है, ये में हमें अपना काम करना है। तो बात वो हो जाती है कि उनका जो पूरा दिन हो जाता है, उनका जो पूरा दायित्व हो जाता है, वो चुनौतीपूर्ण भर जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो मूल्यांकन होती है। क्या? मूल्यांकन, अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, अनदेखी। तो इसमें आप करेक्ट आंसर मूल्यांकन पे लगा के आएंगे। काफ़ी लोग जो ऑप्शंस होते हैं उनको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि आज के तेजी से बदलते युग में किस पर अत्यधिक भार है। जो तेजी से हमारा युग बदल रहा है, इस पर इसमें किस पर अधिक भार होगा। मतलब कौन से शिक्षक है, छात्र है, युवा है या मंत्री है, इनमें से कौन है जिस पर अधिक भार होगा। तो जो शिक्षक है उस पर अधिक भार होगा। नेक्स्ट है, क्यों होगा ये चीज़ तो आपको पता ही होएगी। नेक्स्ट, जिस जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं उस हिसाब से उनको चीज़ों को शिक्षक को बताना पड़ता है कि ऐसे काम होगा, ऐसे उनको अपने आप को भी प्रिपेयर करना रहता है कि हाँ ये चीज़ है, हमें स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीज़ें सिखानी है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि ये एनवायरनमेंट में रहें ऐसे। नेक्स्ट है कि आज शिक्षक की प्रभाविकता के लिए किसको पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। तो शिक्षक की प्रभाविकता के लिए जो पर्याप्त नहीं माना जा रहा है वो शिक्षक और समाजीकरण, ए और बी दोनों को पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से जिसे प्रभावी माना जाता रहा है आज की परिस्थितियों में वह शायद है प्रासंगिक, व्यवहारिक, समस्यात्मक या फिर निदात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रासंगिक, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23 नंबर की किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है। किसका दायित्व अंततः शिक्षक पर होता है। तो विद्यालयों में परिवर्तन, ये भी शिक्षक पर होता है, और सुधार का दायित्व ये भी शिक्षक पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन की अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन होता है। अध्यापक की शिक्षण दक्षता का मूल्यांकन आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ए नंबर करेक्ट आंसर है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना और क्रमबद्ध करना किसका अर्थ होता है। तो ये होता है पीयर रेटिंग का। किसका? पीयर रेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन विद्यालय के लक्ष्यों, मूल्यों और समस्याओं से परिचित होता है। कौन होता है जो विद्यालय के जो लक्ष्य होते हैं, मूल्य होते हैं और समस्याएं होती हैं उनसे परिचित होता है, उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे विद्यालय के अंदर। तो जो सहकर्मी अध्यापक होते हैं वो इन सारी चीज़ों से परिचित होते हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसा अध्यापक विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है। तो कैसा अध्यापक होना चाहिए। समान विषय क्षेत्र का अध्यापक जो होता है वो विशिष्ट प्रतिपुष्टि दे सकता है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं। अभाव पूछा गया है। किसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं। तो जो मूल्यांकन होता है इसके अभाव में अध्यापक अपने सहकर्मियों से सीख नहीं पाते हैं। तो ए नंबर इसका सही आंसर है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापें। 17 नंबर हमारा टॉपिक है, चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को सामान्यतया क्या कहा जाता है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है इसको सामान्यतया औसत कहा जाता है। ए नंबर। जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी में औसत का अर्थ क्या होता है। तो सांख्यिकी में औसत का अर्थ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चहुं और अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट दिया था कफ्का, मतलब सिम्पसन और काफ्का ने। किसने? सिम्पसन और काफ्का ने। ए नंबर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मान होता है ये वह मान होता है जो सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व होता है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा, ये स्टेटमेंट दिया गया है रॉस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन ए, किसी आंकिक श्रृंखला के अंक अपने मूल रूप में निरर्थक रहते हैं और कारण आर है कि उसने उनसे कुछ अर्थ निकालने के लिए उनका औसत निकालना होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही होंगे क्योंकि आर जो है आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, क्या बोला गया कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। तो ये औसत होता है, ये स्टेटमेंट दिया है गिलफोर्ड ने। किसने, गिलफोर्ड ने। समंकों का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो जो समंकों का गुरुत्व केंद्र होता है वो होता है मध्यमान। क्या, मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की समस्त अंकों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की होती है। ये प्रवृत्ति की माप को क्या कहा जाता है, तो इस प्रवृत्ति की माप को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। ए नंबर। क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, तो मनोविज्ञान में प्रयुक्त होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप औसतांक, मध्यांक, बहुलांक। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि किसी समूह की विशेषता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। किसी समूह की जो विशेषता होती है आसानी से किस तरह ज्ञात की जा सकती है, केंद्रीय प्रवृत्ति या माप से, बारंबारता से, दंडभुज से या फिर संचयी बारंबारता से। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय प्रवृत्ति या माप से। सॉरी, ए नंबर राइट आंसर। बोला गया है कि पूर्ण सूचना उपलब्ध ना होने पर भी हम किसी से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है इससे कुछ निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है, ये किसने कहा है, तो ये गैरेट ने कहा। किसने, गैरेट ने। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसके बिना उच्च कोटि की सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है, किसके बिना उच्च कोटि की सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है इसके बिना सांख्यिकी अनुमान संभव नहीं है। उच्च सांख्यिकी गणना में सहायता मिलती है किससे, बारंबारता से, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से, बारंबारता से, दो बार लिखा या फिर आवृत्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से। उतनी देर से पढ़ रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, शिक्षा में प्रयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, तो इसका माप है उपरोक्त सभी, औसतांक, मध्यांक, बहुलांक। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्रतिनिधित्व करता है प्राप्त आंकड़ों का। किसका, प्राप्त आंकड़ों का। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे शुद्ध मान मध्यमान है। कौन सा, मध्यमान। नेक्स्ट की मध्यमान का मुख्य दोष क्या है, तो मध्यमान का मुख्य दोष है गणना में अधिक समय लगता है। क्या दोष है कि गणना में अधिक समय लगता है, ऐसा नहीं है। मध्यमान की अपेक्षा मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है। मध्यमान की अपेक्षा क्या कम शुद्ध होता है, तो जो हमारा मध्यांक है ये, डी नंबर राइट आंसर। किसकी गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है, मध्यांक की गणना करने में मध्यमान की अपेक्षा कम समय लगता है। ए नंबर राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों को दो बराबर भागों में बांटता है, क्या, मध्यमान, प्रसार, मध्यांक या फिर चतुर्थांश, विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर
22 नंबर क्वेश्चन है कि 10, 10, 13, 12, 10 इसका मध्यमान और बहुलक मतलब मीन और मोड निकालना है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालते हैं, तो सिंपल से आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। डेफिनेशन क्या, मेरी लैंग्वेज में आप ये याद रखिए कि कोई भी सवाल दिया है तो उसमें ऐसी संख्या जो कई बार आई हो बस वही बहुलक होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए 10 है, 10 1 2 3 सबसे ज्यादा टाइम क्या आया है, 10 आया है, तो इसलिए बहुलक हो जाएगा हमारा 10। अब हम निकालते हैं किसको, मध्यमान को। मध्यमान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्यमान को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 10, 10, 13, 12, 10। सबसे पहले आप ध्यान रखिए जो ये साइन होता है, ये साइन होता है हमारा सिग्मा का, योग का। तो इसमें इन सबको पहले जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा 10, 10, 10, 30, 30, 43, 55। तो 55 ये आएगा। अब देखिए ये है कितने टोटल, 1 2 3 4 5, मतलब n इज इक्वल टू 5। इसका हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, सिग्मा fx, मतलब fx का मतलब होता है जो हमारी आवृत्ति होती है, मतलब जो हमारी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं पूरी जोड़नी है, इनका योग। और fx बाई n, n हमारा कितना आ जाएगा, जो जितनी संख्याएं हैं 5, तो हमारा fx कितना है 55 आया, और ये 5 है तो 5 मतलब 11, तो कितना आ जाएगा हमारा मध्यमान 11। तो इसका कौन सा आंसर सही है, सी नंबर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 11 आ गया मध्यमान और 10 आ गया बहुलक। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि रेखा चित्रों का प्रकार नहीं है। रेखा चित्रों का क्या प्रकार नहीं है, तो जो रेखा चित्र हैं उनका प्रकार इनमें से कोई भी नहीं है। आप एक बार पढ़िएगा, लिखा हुआ है प्रकार नहीं है, नॉट लगा हुआ है, इस हिसाब से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य क्या है, तो शैक्षिक मूल्यांकन का कार्य है साफल्य निर्धारण करना, पूर्व कथन कार्य और निदात्मक कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। फिर मध्यमान का फॉर्मूला बताइए, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, तो बस उसी हिसाब से इसमें पूछा गया है। ये मध्यमान का जो फॉर्मूला पूछा गया है, इसमें आपको जब सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मध्यमान का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। मध्यमान का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन इंटू सी आई। इसका मतलब है m जो है, इसका मतलब है मध्यमान। am जो है ये कल्पित मध्यमान है, इसका संकेत है। जो ये सिग्मा है ये योग होता है, मतलब कि हम जितनी भी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसके पहले हम ये लगाएंगे, क्योंकि काफी संख्या जोड़ते हैं तो इसके पहले हम सिग्मा लगाते हैं, ये योग का निशान है। एफ डी या एफ एक्स का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति, मतलब कि जो हमारी संख्याएं लिखी हुई हैं उनको जोड़ना। और जो ये कल्पित मान है इससे विचलित का गुणा होता है, ठीक है। और इसमें n जो है, n क्या है, जो हमारे जब भी कोई ऐसी वो आवृत्ति दी होती है तो वो कितनी आवृत्ति दी है, आवृत्तियों की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, जैसे अभी मैंने ऊपर आपको सवाल बताया वो। CI कब लगाते हैं, जो CI है ये वर्गांतर का आकार होता है। मतलब अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जैसे कि 50 अंकों की एक परीक्षा में 10 छात्रों के प्राप्तांक ये आए हैं, मतलब 23, 15, 8, 30, 31 ऐसे करके आए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बोला जाता है मध्यमान ज्ञात करिए, तो मध्यमान इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन सबको लगा देंगे, तब जो CI हमारा आएगा, CI को हम किसके लिए लगाएंगे, CI को हम लगाएंगे वर्गांतर के आकार के लिए। समझ में आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा मध्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, जो प्रसार है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि 0.03 इंटू 0.012 इसका गुणनफल। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लगा सकते हैं आराम से। 0.03 इंटू 0.012, अब ये चीज़ मैं यहाँ करके क्या बताऊँ, आप सभी को पता होना चाहिए। आपको मैं चलिए आगे बता दूंगी अभी जब वाइट पेज दिखेगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 0.00306। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे लिख लीजिए 0.03 और लिख लीजिए, सबसे पहले आप ऐसे पढ़ लीजिए, जो 3 है पहले उसको 12 और 3 जो है उसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। जो सबसे पहले यहाँ पे 0.3 लिखेंगे, फिर लिख लेंगे यहाँ पे 0.012, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 पॉइंट इंटू 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3
और 0 और फिर यहाँ पे 0, क्योंकि देखिए जो पॉइंट लगा है वो कितनी संख्या बाद लगा है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 संख्या बाद 5 संख्या के पहले हम पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। हम इसको अभी आपको प्लेन जो हमारा प्लेन पोर्शन मिलेगा उसमें आपको सवाल बता देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो कितनी संख्या बाद लगा है, 3 इधर है 2 इधर है, तो 5 संख्याओं के पहले लगा है तो 5 संख्याओं के पहले ही पॉइंट आंसर में जो होगा उसमें लगेगा। लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यमान क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों में मध्यमान, अभी मैंने आपको एक चीज ऊपर बताई है उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, तो इसको आप अगर कमेंट बॉक्स में कैसे भी लगा पा रहे हैं तो एक बार उसमें कमेंट बॉक्स में लगा करके दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट है कि समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इसे गणितीय भाषा में मध्यमान कहते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था गैरेट ने। किससे कहा था, गैरेट ने। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है, तो निम्नलिखित में प्रसार जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है विचलन की मापें, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं उनमें किसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, समूहों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से किसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं उनसे ए और बी दोनों, मतलब समाजीयता और विषम जातीयता, इन दोनों के बारे में माप नहीं हो पाता है, माप नहीं ज्ञात हो पाता है। नेक्स्ट है कि विचलन के मापों का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो विचलन के मापों का जो प्रयोग है ये समूह के व्यक्तियों में गुण की दृष्टि से भिन्नता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, भिन्नता को प्राप्त करने के लिए। इसमें भी कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस होंगे। जो ये विचलन की मापें हैं मतलब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि परसेंटाइल्स हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आपको लगाने हैं इस तरह के पूछे जाते हैं। परसेंटाइल में क्या हो जाएगा, वही चीज़ की जितने, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स दिए हुए हैं तो स्टूडेंट्स परसेंटाइल में क्या होता है, अपॉन में 100 जरूर लगता है, इनटू जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो, बस मतलब जितने स्टूडेंट की वो होती है संख्या, तो बस वही चीज़ करी जाती है। कुछ इसमें इतना टफ नहीं होएगा, इसमें भी आप कर लेंगे। आपको एक सवाल, अब मतलब जब थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताऊंगी इनसे रिलेटेड तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन के साथ कर दूंगी, ठीक है, आपको इस लेसन के साथ अच्छे से बता दूंगी, तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग लाया जाता है, निकटता और दूरी, ए और बी दोनों। फिर लिखा हुआ है कि जब एक अंक वितरण में अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं तो अंकों की विचलनशीलता कैसी होती है। तो अंकों की विचलनशीलता कम होती है। नेक्स्ट है कि जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर दूर फैले रहते हैं तो वितरण की विचलनशीलता कैसी होती है। तो वितरण की जो विचलनशीलता है वो अधिक होती है। विचलनशीलता जो है इसका अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है, यह फैलाव प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, ये स्टेटमेंट गैरेट के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 3-4 बताएंगे इसमें। नेक्स्ट है कि विचलनशीलता वह अभिसीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे और ऊपर की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट कहा गया है लिंडक्यूस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, लिंडक्यूस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि विचलन के मापों की सहायता से किसी समूह के किस गुण को ज्ञात किया जाता है। तो विचलन के मापों की सहायता से किसी समूह के किसी गुण को ज्ञात किया जाता है, समाजीयता, किस गुण को, समाजीयता गुण को और विषम जातीयता गुण को। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हैं इसके, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी समूह के किस गुण को समझना आवश्यक होता है। तो हमारा जो समाजीयता है और विषमजीयता, इन दोनों के समूह के गुण को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सजातीय समूह के बच्चों को किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है। जो सजातीय समूह के बच्चे होते हैं उनको किस समानता के कारण पढ़ाना आसान होता है। तो बुद्धि, रुचि और योग्यता, इन तीनों समानता के कारण पढ़ाना काफ़ी ईजी रहता है, आसान रहता है। विजातीय समूह के बच्चों को पढ़ाना और सिखाना कठिन क्यों होता है। तो विजातीय बच्चों को पढ़ाना और सिखाना कठिन इसलिए होता है क्योंकि अंतर अधिक होता है उनमें, क्या, अंतर अधिक होता है। नेक्स्ट है कि विचलन के
विचलन के मापों के प्रकार हैं प्रसार, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी मापों के प्रकार हैं। विचलन के मापों में सबसे सरल माप क्या है? तो विचलन के मापों में सबसे सरल माप प्रसार है। नेक्स्ट है कि कौन विचलनशीलता का प्रकार नहीं है? तो विचलनशीलता का प्रकार मध्यांक विचलन नहीं है। क्या? मध्यांक विचलन। आप बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट है विचलनशीलता के मापन की गणना करना बहुत आसान है। मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन जो है, इस जो विचलनशीलता है इसके मापन की गणना करना बहुत आसान है, मध्यमान विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, इसकी गणना करना बहुत आसान है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मापन की गणना सबसे आसान है? तो ये जो नामित स्तर है इस मापन की गणना सबसे आसान है। विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर एवं नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा? ये स्टेटमेंट कहा है लिंडक्यूस्ट। किसने? लिंडक्यूस्ट ने। चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है? तो चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम है अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार। क्या? अर्ध मध्यमान चतुर्थांश प्रसार। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मानक विचलन का फॉर्मूला क्या है? तो मानक विचलन का फॉर्मूला ये है SD = I√σ/FD² माइनस σ/FD² पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये विचलन का सर्वोत्तम माप क्या है? तो विचलन का सर्वोत्तम माप जो है ये मानक विचलन है। क्या? मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यमान का प्रयोग होता है किसमें? तो मध्यमान का प्रयोग जो होता है ये मानक विचलन में होता है और मध्यमान विचलन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि चतुर्थांश विचलन क्या होता है? तो चतुर्थांश विचलन जो होता है ये तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। इसका मतलब ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रसार, मानक विचलन, चतुर्थांश विचलन या फिर मध्यमान विचलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थांश विचलन। अंक वितरण का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है चतुर्थांश विचलन। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि मानक एक विशिष्ट संख्या द्वारा किसी खास परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीमैन। फ्रीमैन ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक 19 नंबर है। एक मिनट इधर ही है। सहसंबंध, कोरिलेशन। कोरिलेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है सहसंबंध सिद्धांत से, मानक विचलन से, औसत से या फिर बहुलांक से। तो इसका करेक्ट आंसर है सहसंबंध सिद्धांत से। जो सहसंबंध विधि है इसका उपयोग किया जाता है। तो सहसंबंध विधि का उपयोग शैक्षिक समस्या के अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक समस्या के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? तो दो चल राशियों का पारस्परिक संबंध सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट है कि किससे यह ज्ञात होता है कि दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर हैं? तो ये सहसंबंध जो है इससे यह ज्ञात होता है कि दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेक्स्ट है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाई जाने वाली संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये फर्ग्यूसन के द्वारा। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। नेक्स्ट कि सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लेथराय ने। किसने? लेथराय ने। नेक्स्ट कि सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि वस्तुएं या दो चर किस सीमा तक संबंधित हैं। चर में परिवर्तन कर लेने पर किस सीमा तक दूसरे चर में परिवर्तन होगा। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात हो तो उसमें से एक चर राशि का मूल्य मालूम होता है तो दूसरी चर राशि के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है जेपी डेसी का। किसका? जेपी डेसी का। नेक्स्ट कि यदि एक चर राशि में वृद्धि करने पर दूसरी चर राशि में वृद्धि होती है तो ये किस प्रकार का संबंध होता है? तो ये सहसंबंध होता है। कौन सा? सहसंबंध।
नेक्स्ट कि यदि एक चर को घटा देने से दूसरी चर राशि भी घट जाती हो तो दोनों के बीच क्या संबंध होगा? तो दोनों के बीच धनात्मक संबंध होगा। क्या होगा? धनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? लैथ्रोप ने। किसने? लैथ्रोप। तर्कयुक्त समानता विधि संबंधित है, तो तर्कयुक्त समानता विधि जो है ये मानकों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बाह्य कसौटी पर आधारित कितनी प्रकार की वैधता है? तो बाह्य कसौटी पर आधारित 3 प्रकार की वैधता है। कितने? 3। नेक्स्ट की विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक आयु प्रसार, परीक्षण की लंबाई और अनुमान लगाना, ये तीनों है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ क्या है? तो क्यू का अर्थ है 25वां प्रतिशतांक का 25वां प्रतिशतांक। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक क्या होता है? तो सहसंबंध गुणांक जो है ये गुणात्मक होता है। कैसा? गुणात्मक। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? समान प्रारूप विधि, या फिर परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, या फिर तर्कयुक्त समानता विधि, या फिर कारक विश्लेषण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है कारक विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक की निम्नतम सीमा क्या है? तो सहसंबंध गुणांक की निम्नतम सीमा -1 है। कितनी? -1। सहसंबंध गुणांक का महत्व क्या है? तो सहसंबंध गुणांक का महत्व भविष्य कथन, शैक्षिक निर्देशन, या फिर कारक विश्लेषण। तो ये तीनों ही सहसंबंध गुणांक के महत्व हैं। नेक्स्ट है कि कोटि अंतर विधि किसने दी? तो कोटि अंतर विधि ये दी स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है कि कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी नहीं है? कौन सी वैधता की आंतरिक कसौटी नहीं है? तो जो अन्वय वैधता है ये आंतरिक कसौटी नहीं है। नेक्स्ट है कि किसी परीक्षण की कारक वैधता का अर्थ इस परीक्षण तथा अनेक परीक्षणों के समूह या व्यवहार के अन्य समान अवयवों से सहसंबंध है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया था एनास्ताक्सी। किसने? एनास्तासी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है? कोटि अंतर विधि इसके द्वारा जो सहसंबंध गुणांक है इसका सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सूत्र है ये सी नंबर इसका राइट आंसर है। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला है इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के सापेक्षिक विधि नहीं है? तो सापेक्षिक विधि क्या नहीं पूछा गया है, तो इसलिए जो समानांतर प्रारूप विधि है ये सापेक्षिक विधि नहीं है। तो जो प्रतिशतांक है ये दिए हुए प्राप्तांकों के पैमाने पर वह मूल्य होता है जिसके नीचे किसी भी प्रतिशत के केसेस दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। लिखा हुआ है P25, इसका मीनिंग क्या है? तो जो P25 है इसका मीनिंग है कि नीचे के 25% अंक, नीचे के 25% अंक, 26 का ए नंबर राइट आंसर। फिर है कि निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो निम्न में से जो गुणात्मक सहसंबंध है ये संबंधित नहीं है। लिखा है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर राइट है। अब इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शतांशीय मान इसका सूत्र क्या है? तो शतांशीय मान का जो सूत्र है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। PP इज इक्वल टू L प्लस PN बाई 100 माइनस F इज इक्वल F बाई FB इंटू I। तो ये इसका शतांशीय मान का सूत्र है। कौन सा है? फिर से याद कर लीजिए। इसमें क्या है? PP इज इक्वल टू L प्लस PN बटे 100 माइनस F बाई FB इंटू I। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरूर से। ये जब इसमें दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सीरीज है आपको बता रही हूँ, इसमें दिया हुआ है तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी टेस्टिंग, ये पुस्तक किसके द्वारा दिया गया है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी है क्रॉनबैक ने। किसने? क्रॉनबैक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा है सामान्य संभावना वक्र। हम लोग अपना मिशन जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बस ये लास्ट है। ये लास्ट और वीडियो आप देख लीजिए पक्का।
से बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्य संभावना वक्र की आकृति किस आकार की होती है? जो सामान्य संभावना वक्र होता है, इसकी जो आकृति है, ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार की होती है, तो ये होती है घंटाकार प्रकार की। कैसे? घंटाकार। सामान्य संभावना वक्र के लिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो सामान्य संभावना वक्र के लिए जो हमारा माद इज इक्वल टू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक है, ये जो है ये वक्र सही है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट है कि सामान्य संभावना वक्र के लिए विषमता गुणांक का मान क्या होगा? तो सामान्य संभावना वक्र के लिए जो विषमता गुणांक है, इसका जो मान होगा वो होगा 0। क्या? 0। सामान्य संभावना वक्र कैसा होता है? सामान्य संभावना वक्र x अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर होता है, या फिर x अक्ष के अनंत स्पर्शी होता है, या फिर y अक्ष पर अनंत स्पर्शी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो x अक्ष होता है इस पर अनंत स्पर्शी होता है सामान्य संभावना वक्र। सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सामान्य संभावना वक्र है, इसका जो प्रतिपादन किया ये किया डी माइवर ने। किसने? डी माइवर ने। नेक्स्ट है सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान क्या है? तो सामान्य संभावना वक्र के वक्रता गुणांक का मान है 0.263। क्या? 0.263। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्य संभावना वक्र में m प्लस माइनस सिग्मा के अंतर्गत वितरण प्राप्तांकों का आने वाला भाग क्या है? तो वितरण प्राप्तांकों के आगे आने वाला जो भाग है, इसका राइट आंसर है 68.26%। क्या? 68.26%। सामान्य संभावना वक्र होता है एक बहुलिकी, दो बहुलिकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो सामान्य संभावना वक्र होता है, ये होता है एक बहुलिकी। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर है। सो जी, ये हो गए आपके सारे ही टॉपिक कंप्लीट। और तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? अब जो भी आपको बताया जाएगा वो रहेगा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। ये सेकंड का हमारा कंप्लीट हो गया ना ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, कन्फ्यूज़न है ज़रूर से पूछिए, उसके लिए आपको मना बिल्कुल भी नहीं है। लाइव चैट्स चलती हैं, लाइव चैट्स पे आप जब चैट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, आप उस पर जब आंसर्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट चल तो रही है। काफ़ी लोग अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, इसलिए उनसे विनम्र निवेदन है मेरा कि वो लोग प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दें अब तो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अब उनको थ्योरी पूरी पढ़नी हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उनको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको जब कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको सिर्फ वीडियो चला के रख देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को देखें। मैं तो सारा सब कुछ बोलती हूँ, तो आप फटाफट से क्वेश्चन जो वीडियो होता है उसको चला दिया करिए, और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझिए और उनका आंसर सुनिए, ठीक है। अगर नहीं भी आपको नोट्स बनाना है तो हमारे ये जो हमारे कंटेंट हैं, जो हमारे ये लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि मैम आपने जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया है सर के द्वारा, हमारे द्वारा, वो सब बहुत सही मिला है। तो आप लोग फिलहाल अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ें क्लियर करिए। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अभी तक हुई है, उन सब का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। जो भी गड़बड़ी लगी है उन सब का वीडियो अलग से बनाया जाएगा, तो वो जो सारी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब जो भी आपको मिलेगा वो रिवीजन वर्क मिलेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा। अब जो मिलने वाला है उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कहीं बाहर से क्वेश्चन अगर पूछे भी जाएँ तब भी आप बता लें, क्योंकि बाहर अंदर सब कुछ अब बताना शुरू होएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी होएगा उसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हाईलाइटेड पोर्शंस होंगे, ठीक है। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम की लिंक पे आपको तो मिल ही रही है कंटिन्यूअस, वहाँ से ले सकते हैं। और अगर लिंक इस वीडियो की नहीं चलती है या दूसरे की नहीं चलती है तो आप प्लीज़ तीसरा वीडियो चौथा वीडियो खोल के देखा करिए, लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। अगर नहीं भी लिंक मिलती है तो टेलीग्राम पे आप बीइंग टीचर चैनल सर्च मारिए, यही जो लोगो लगा हुआ है हमारी प्रोफाइल पे वही आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो बस वही हमारा चैनल है, उसको आप ऐड कर लीजिए। सो ध्यान रखिए अपना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।